इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल और रियल ट्रांसफार्मर के बारे में। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात थी और उसी रिलेशन को एक्सटेंड करते हुए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बात करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो आपको आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो डेफिनेशन है आइडियल ट्रांसफार्मर का उसको याद रखना है। और आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंस है वो ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, रेसिस्टेंस नहीं होता है, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के पास रेसिस्टेंस होता है। और इसको जो है हम लोग इसके पैरामीटर के साथ इसको लंप्ड कर देते हैं, लंप्ड पैरामीटर में इसको हम डालते हैं। इसके पास रेसिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस भी होता है, लीकेज रिएक्टेंस भी है रियल ट्रांसफार्मर को या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को, बट आइडियल ट्रांसफार्मर में ये जीरो होता है। लीकेज फ्लक्स लीकेज रिएक्टेंस क्रिएट करता है। लीकेज फ्लक्स पाथ इज मोस्टली इन एयर एंड हेंस इट वेरीज लीनियरली विद करंट। करंट के साथ ये लीनियरली वेरी करता है। द इफेक्ट ऑफ लीकेज flux is accounted by an inductance and hence called leakage reactance on both primary and secondary side. So you see, this is the relation. This is the diagram showing a practical transformer. Here you see R1 is the winding resistance, primary winding resistance. This R1 is called primary winding resistance. I1 is primary current, V1 is primary voltage, and this is actually the leakage flux going mostly into the air, primary side, and this is for secondary side leakage flux. I2 is secondary current, R2 is the secondary winding resistance, and this phi m is nothing but it is the mutual flux which passes through primary and secondary winding. इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म, इतना बड़ा नहीं लिख करके इस वाइंडिंग रेसिस्टेंस को ये इस तरह से, ये जो है वाइंडिंग को इस तरह से दिखाया गया है, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसमें n1 नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स कि ये इस तरह से आपने वाइंडिंग को इस पे टर्न लगा दिया है। n1 हो सकता है 100 हो सकता है 2000 हो सकता है 5 हो, ये टर्न जो है प्राइमरी में लगा हुआ है। उसी तरह से सेकेंडरी में टर्न है, ये टर्न को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। और ये जो है मैग्नेटिक कोर है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो है। और ये सेकेंडरी का जो लीकेज फ्लक्स है उसके वजह से जो रिएक्टेंस प्रोड्यूस हुआ है वो लीकेज रिएक्टेंस है। इस फ्लक्स के वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस, ये फ्लक्स जो है लीकेज रिएक्टेंस ये प्रोड्यूस करता है। ये वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। सेम उसी तरह से ये फाई 1 जो है, फाई L1 जो है, ये XL1 जो है, ये लीकेज रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है। ये आपका प्राइमरी सर्किट है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है। इस पोर्शन को आप आइडियल ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली ये आइडियल ट्रांसफार्मर के पार्ट को ये बताता है, क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ये लीकेज पार्ट भी इसमें नहीं है, ये सारे अलग अलग कर दिया गया है। तो इस पोर्शन को हम IT मीन्स आइडियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये आपका सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में क्या है कि वोल्टेज है, सेकेंडरी का करंट है, और यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस्ड EMF होगा, अब वो आपका E2 होगा। और इस केस में जब ये ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो V2 और E2 क्या होगा, सेम। ये V2 विल नॉट बी इक्वल टू E2, ये V2 E2 के बराबर इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कुछ लॉस होगा, कुछ यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। E2 माइनस दिस ड्रॉप, minus this drop voltage in this drop, then it will be equal to V2। तब ये V2 के बराबर हो जाएगा जब आप E2 में से इस ड्रॉप को यानी I2 Z2 को माइनस करेंगे, यहाँ Z2 R2 प्लस JX2 हो जाएगा। तो इसमें से V2, अगर इसको हम रिलेशन को यहाँ से देखें तो V2 जो होगा ये इक्वल टू होगा E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 माइनस क्या होगा, I2 इंटू
Z2. And what is this Z2? Z2 is nothing but Z2 equal to R2 secondary resistance plus JX2 XL2. Here it is XL2 सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। तो इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ वोल्टेज, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो ये R2 और X2 जीरो हो जाता, तो उस वजह से Z2 जीरो हो जाता, तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं होता, तो सारा का सारा यहाँ का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे आपको E2 मिल जाता, E2 और V2 सेम हो जाता। सेम वे में यहाँ जो V1 है और ये जो E1 है ये दोनों क्या होगा, सेम नहीं होगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। यानी कि यहां भी हम लिख सकते हैं कि V1 इज नॉट इक्वल टू E1। क्यों E1 के इक्वल नहीं होगा, ये आप कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि I1 ये जो वोल्टेज V1 है इसमें से इतना वोल्टेज I1 मल्टीप्लाइड बाई Z1 जो है माइनस होगा, तो जाकर के जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो E1 के बराबर होगा अगर KVL यहां लगा दिया जाए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो V1 इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस E1, या E1 इक्वल टू अगर यहां से लिखा जाए तो E1 जो आपका होगा वो E1 क्या होगा, E1 जो है कि वो इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई Z1, और Z1 क्या है, R1 प्लस JXL1 होगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये दोनों वैल्यूज जो है E1 और V1 सेम नहीं होता है, लेकिन आइडियल में दोनों सेम हो जाता है, क्योंकि R1 और XL1 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये ड्रॉप नहीं होगा, तो V1 जो होगा वही E1 के इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें जो XL1 है लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी साइड का, इसको X1 से डिनोट करेंगे, और रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई F इंटू L1 हो गया, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड। ये प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है। उसी तरह से ये सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है। द कोर हैज, अब इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या था कि परमिएबिलिटी कोर का क्या था, इनफाइनाइट था, लेकिन ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है या एक्चुअल ट्रांसफार्मर है, इसके कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो ए मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फ्लक्स इन द कोर। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक I म्यू से मैंने लिखा था, IM जो है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट का है, जो हमको कोर को चाहिए मैग्नेटाइज करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। बट आइडियल ट्रांसफार्मर में ये भी नहीं चाहिए, बिना करंट के ही वो कोर क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियली हम बात करते हैं। उसी तरह से इफेक्ट, अब इसके जो इफेक्ट हैं जो हम बात करेंगे इसके मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस का, जिसको LM से लिखेंगे, और या मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कहेंगे, XM से लिखेंगे, और कोर लॉस कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट मैंने पहले भी लिखा था कि नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू IM, वहां मैंने I म्यू से लिखा था, वो वही है I मैग्नेटाइजिंग करंट, और प्लस IC, वहां मैंने IW से लिखा था, तो ये IC हो जाएगा, यानी कि ये कोर लॉस कंपोनेंट है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से। यानी कि अगर इसको सर्किट फॉर्म में देखा जाए तो ये इस तरीके से आएगा, ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये रेसिस्टिव कंपोनेंट हो जाएगा ये, और ये इस तरीके से इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है, जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं है तो उस समय ये यहां से जो करंट आ रहा है ये I1 है, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये आपका I0 है, नो लोड करंट है। और अगर यही, और इस ये वाला जो पार्ट है
इसके रिएक्टेंस को XM से डिनोट करेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के, और इस रेसिस्टेंस को RC यानी कोर लॉस कंपोनेंट से डिनोट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर अगर नो लोड पे है, तो अगर ट्रांसफार्मर लोडेड होगा तो उस सेकेंडरी साइड का इफेक्टिव करंट, जो कि पहले मैंने डिस्कस किया है, ये सेकेंडरी साइड का इफेक्टिव करंट को I2 से डिनोट करेंगे, और ये इफेक्टिव करंट प्राइमरी साइड में है, क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट कहां से आएगा, तो प्राइमरी साइड से लेगा, क्योंकि सोर्स हमारा प्राइमरी है, तो यहां से आया। तो ये मैंने पहले भी लिखा था आपको कि I1 इक्वल टू हो जाएगा ये I0 प्लस I2 डैश, ये I2 डैश हो जाएगा। यानी कि ये I2 डैश वो करंट है जो है तो सेकेंडरी का, लेकिन रेफर्ड है प्राइमरी साइड में, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर आपने पिछले वाला नहीं देखा है वीडियो तो उसको आप देख सकते हैं कि ये I2 डैश वो करंट, यानी सेकेंडरी में अगर आपका 10 एम्पियर का करंट है तो इसका इफेक्ट प्राइमरी में हो सकता है कि 1 एम्पियर हो जाए, हो सकता है कि 100 एम्पियर भी हो जाए, हो सकता है कि 10 भी हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो पे। अगर टर्न रेशियो चेंज होगा तो ये I2 का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब इसको पूरे सर्किट को एक जगह कंबाइन करके हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है। ये पूरा सर्किट जो है एक जगह आपका आ गया है, ये V1 है, R1, ये उसी पार्ट को जो XM1 है, RC1 है, ये कोर लॉस कंपोनेंट करंट का है, नो लोड ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये I2 डैश है, N1/N2 है। ये पोर्शन आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का पोर्शन है, क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस वाला पोर्शन हमने हटा दिया। जब रेसिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगा उस कंडीशन में ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। I1 ये आपका प्राइमरी साइड करंट है, I2 लोड कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी। ये लोड कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी क्या मतलब है कि वही सेकेंडरी करंट है जो यहाँ I2 आपका सेकेंडरी करंट फ्लो कर रहा है, इसका इफेक्ट प्राइमरी साइड में कितना होगा ये देखा गया। तो ये रिलेशन आप इससे भी निकाल सकते हैं। वो कौन सा रिलेशन है जो हम बता रहे हैं आपको, I2/I1, ये रिलेशन पहले भी लिखा जा चुका है। I2/I1 इक्वल टू क्या था रिलेशन, N1/N2, N1/N2 है ये। I1/I2 इक्वल टू N1/N2। तो इसको जो है अगर हम ये इस साइड इसको N2 वाले को इधर मल्टीप्लाई करें तो यहां से इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि I1 इक्वल टू N2/N1, N2 डिवाइडेड बाई N1 एंड मल्टीप्लाइड बाई I2, मल्टीप्लाइड बाई I2, ये हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है हमारा, ये I2 है ना, ये I2 एंड N2/N1 is A. This relation is N2/N1 is 1/A. So इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि I2 divided by A. A is turn ratio means N1/N2. तो इस टोटल को I2/I1 को हम इसी को कहते हैं I2 डैश, यानी कि ये वो करंट है जो सेकेंडरी का है लेकिन इसको रेफर करके प्राइमरी साइड में ले जाते हैं। तो इसका वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो। सेकेंडरी में मान लिया जाए कि 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और टर्न रेशियो मान लीजिए 10 आ रहा है, तो 100/10 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे, जबकि सेकेंडरी में ये 100 था तो प्राइमरी में ये 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंडरी करंट को प्राइमरी में जैसे किए, उसी तरह से प्राइमरी करंट को भी हम सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। करंट को, वोल्टेज को, किसी को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जो रिलेशन हमारा है V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू E2/E1 को यूज करके।